बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 42 के साथ है नर्वस डिसऑर्डर्स। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स के रेलिवेंट और या न्यूरॉन्स जो जा रहे हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, उनसे एसोसिएटेड मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल दरपेश आ सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह की प्रॉब्लम्स आपकी बुक ने डिस्कस की हैं और उनमें सबसे पहले है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस है क्या, पार्किंसंस के अफेक्ट्स क्या हैं और इसके काजेज़ क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, आपकी बुक ने कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया है, इट इज़ द डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डैमिनिश्ड मोटर पावर, rigidity of muscles, involuntary tremors। यानी आप देखते हैं बाल औक़ात पेशेंट जो है इनवॉलंटरी गैर अरादी तौर पे उसके मसल्स के अंदर ट्रिमरिंग स्टार्ट हो गई है, कन्वर्जन स्टार्ट हो गई हैं। होता क्या है, ब्रेन के अंदर जो मोटर न्यूरॉन जो निकलते हैं आपकी बॉडी से, जो मोटर न्यूरॉन सीएनएस से निकलते हैं बॉडी के ऑर्गन्स को जाते हैं, मोटर न्यूरॉन के अंदर पावर डैमिनिश कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। मोटर न्यूरॉन काम नहीं कर रहा, मैसेजेस आगे कन्वे नहीं कर रहा, ऑर्गन को, बॉडी को, मसल्स को मैसेज नहीं जा रहा। सो क्यों ऐसा होता है? तो काज लिखा हुआ है, डिक्रीज डोपामिन इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर ना डोपामिन है एक न्यूरोट्रांसमीटर, इसको बनाने वाले कुछ सेल्स हैं, वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं जो डोपामिन को बना रहे थे। वो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पे साइनेप्टिक वेजिकल्स में आ रहा था। साइनेप्टिक वेजिकल्स एक्सोन के मुकाम पे फ्यूज़ होते थे और न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामिन को रिलीज़ करते थे, जिससे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को मैसेज कन्वे होता था और मोटर न्यूरॉन काम करता था और मैसेज लेके जाता था। जब न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं होगा, साइनेप्स पे ये रिलीज़ नहीं होगा, तो मोटर न्यूरॉन आगे इम्पल्स को कैसे कैरी करेगा? सो देयर इज़ द deficiency or the decreased release of dopamine which is the problem, and this decreased dopamine is due to the destruction of cells producing dopamine। जो डोपामिन को बना रहे हैं उन सेल्स की होती है इसमें डिस्ट्रक्शन। अब डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, बड़ी अहम बात है। हेड ट्रॉमा भी हो सकता है, बुक ने ट्रॉमा का वर्ड ऐड किया इसमें। आप गिर गए हैं, आपका सर किसी चीज़ में जाके लगा है, तो वो ब्रेन इंजरी हुई है, ब्रेन डैमेज हुआ है, तो वो वाला पार्ट जो डोपामिन को प्रोड्यूस कर रहा था, वो वाले सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। एजिंग के प्रोसेस से भी ये इफेक्ट हो सकता है। एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, आपका सर किसी चीज़ में लग गया, उससे भी ऐसे हो सकता है। सो मतलब ये सारे जो मैंने पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं, इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक इंजरी से है, हेड इंजरी से है, हेड ट्रॉमा से है। सो दिस मे बी ड्यू टू दी हेड ट्रॉमा। व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? डिक्रीज डोपामिन लेवल इन द ब्रेन इज बेसिकली द प्रॉब्लम। इट शुड बी ट्रीटेड। फॉर दैट पर्पज देयर इज द एल-डोपा, दैट मीन्स लीवोडोपा मेडिसिन है, ये दी जाती है। ये प्रिकर्सर है डोपामिन को, जैसे ब्रेन में जाती है डोपामिन में कन्वर्ट होती है, तो आप एक्सटर्नल डोपामिन का प्रिकर्सर दे रहे हैं। दूसरा GDNF, ग्लाइल सेल डिराइव्ड न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर, ये प्रोटीन है। ह्यूमन पे शायद अभी अप्लाई नहीं हुई, लेकिन लेबॉर्ट्री में रैट्स पे और मंकीज़ पे पार्किंसंस डिजीज़ इंड्यूस करवा के उन पे अप्लाई की गई है, क्योंकि जब भी कोई नई मेडिसिन बनती है पहले एनिमल्स पे अप्लाई की जाती है। तो ये एक प्रोटीन है,
ये लेबॉर्ट्री में रैट्स पे, मंकीज़ पे क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू प्रोवाइड की गई है और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स जो हैं वो इस मेडिसिन ने दिए हैं। शायद आने वाले वक्त में इसको ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया जा सके और यहाँ से भी एक अच्छे नताइज आने की तवक्को की जा रही है। नेक्स्ट है इसमें एपिलेप्सी। इसको हम मिर्गी की बीमारी भी बोलते हैं। इसको डिफाइन किया, इट इज़ द कन्वल्सिव डिसऑर्डर, यानी इसमें भी कन्वर्जन होती है। कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, इट इज एसोसिएटेड विद सेंसरी मोटर साइकिक नेचर with changes in consciousness। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। यानी ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें मसल्स की कन्वल्जन का वर्ड याद रखिएगा, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स बॉडी के इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जब इसका अटैक होता है पेशेंट पे। शायद आपने अपनी ज़िंदगी में देखा हो, पेशेंट ज़मीन पे लेट गया, टांगे मारना शुरू हो गया और अजीब सी कैफियत आना शुरू हो गई है। इसका ताल्लुक सेंसरी न्यूरॉन से भी हो सकता है, मतलब वो एबनॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं, एबनॉर्मल इम्पल्स ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मोटर न्यूरॉन एबनॉर्मल इम्पल्स ट्रांसमिशन कर रहे हैं। साइकिक ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है, इंटर न्यूरॉन्स एबनॉर्मल इम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं। पेशेंट उस टाइम के लिए जब ये अटैक होता है अनकॉन्शियस हो जाता है। आप उसके बाद उसे पूछेंगे क्या हुआ था, वो आपको नहीं बता सकता, या उस दौरान वो पेशेंट आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये जो मामलात हैं ये सेकेंडरी हैं। इससे पहले क्या होता है, दिस चेंजेस आर सेकेंडरी। रिमेंबर, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी चेंज बॉडी में क्या आता है, रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ग्रे मैटर। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ग्रे मैटर है, ब्रेन है, ग्रे मैटर है, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मीन्स डीपोलराइजेशन, और जब भी डीपोलराइजेशन का वर्ड आएगा इसका मतलब नर्व इम्पल्स क्रिएट होगी। वैसे नर्व इम्पल्स प्रॉपर स्टिमुलेशन पे क्रिएट होती है। आपको कोई ख्याल आया तो मतलब आप वो सोचना शुरू करते हैं, यहाँ इम्पल्स क्रिएट हो रही है विदाउट एनी स्टिमुलस। इसलिए एपिलेप्सी के बारे में कहा जाता है इसका कोई पेट काज नहीं है, क्या डॉक्टर्स ये कहें कि एपिलेप्सी का ये काज है, ऐसी बात नहीं है। कोई रैपिड डीपोलराइजेशन ब्रेन में स्टार्ट हुई, उससे आपके मोटर न्यूरॉन्स के पास मैसेज आया, मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को गए, मसल्स की अंदर कन्वर्जेंस, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन बगैर किसी स्टिमुलस के स्टार्ट हो गए। मतलब ये सारा जो ताल्लुक है इसका वो CNS से आप कह सकते हैं वो है। पहले वहाँ चेंज आता है और उसके बाद फिर मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह जो भी है उसमें चेंज आ सकता है। इसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जहाँ से ये बीमारी डायग्नोस होती है। टेस्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी। ये जो हेड है इसके साथ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, वायर्स निकलती हैं। फिर जिस तरह आप ECG करवाते हैं, हार्ट की ECG होती है, इस तरह ब्रेन के न्यूरॉन्स की EEG होती है। जो वेव्स आती हैं नर्व इम्पल्स वो देखी जाती हैं, वहाँ से पता चलता है कि ब्रेन्स के अंदर जो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन हो रही है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सो दिस इज डायग्नोस्ड बाय EEG टेस्ट। ट्रीटमेंट, कोई पेट एज नहीं है इसकी, 30 साल से कम में भी होती है, बाद में भी होती है, कोई पेट फिक्स एज नहीं है, क्योंकि इसकी एपिलेप्सी की आगे टाइप्स है। प्राइमरी एपिलेप्सी है, जनरल एपिलेप्सी है, ठीक है, कम्प्लेक्स है, तो इसकी एक लंबी चौड़ी क्लासिफिकेशन है। ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स हैं, लेकिन ड्रग्स जितनी भी हैं वो एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स कहलाती हैं।
जो कन्वर्जेंस को कम करती हैं। रिमेंबर एपिलेप्सी स्टिल कैन नॉट बी ट्रीटेड, इसकी सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। आप ये कह दें इसको अब एपिलेप्सी बिल्कुल नहीं है और ना कभी होगी, ऐसा नहीं है। होने वाली जो सिम्टम्स हैं डिजीज़ की, एपिलेप्सी की, दे कैन बी ट्रीटेड, दैट्स वाई दिस इज द एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स। इसमें एग्जांपल आपकी बुक ने नहीं दी, मैं दे देता हूँ फेनिटॉइन, बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। वालप्रोइक एसिड, ये यूज़ होता है। ऐसे पेशेंट को अल्कोहल से बचना चाहिए क्योंकि अल्कोहल एपिलेप्सी को बढ़ाता है। लास्ट डिजीज़ है अल्जाइमर, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अल्जाइमर से लुइस अलोइस अल्जाइमर था साइंटिस्ट का नाम। अल्जाइमर डिजीज़, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो डेमेंटिया से मिलती हैं, मेमोरी लॉस। कहा जाता है एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम ये काज हो सकता है इस डिजीज़ का। ये थे सारे नर्वस डिसऑर्डर्स जो कि आपके इस लेक्चर का हिस्सा थे। इसको याद कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।